युग, तू किन शक्तियों की बात कर रहा है जो तेरी है ही नहीं? तुझे खुद नहीं पता वो शक्तियां कब काम करती हैं, काम भी करती हैं या नहीं? या बस उस काले साए का कोई छलावा था ताकि तू उसे मारने के लिए खुद उसके पास जाए, ताकि तुझे वो ये काम दे सके, तेरी कमजोरी का फायदा उठा सके। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है अभिमन्यु, ना तेरी बातों में आना है। तेरी ये बहकाने की पुरानी आदत है। युग की इस बात से अभिमन्यु के दिल को गहरी ठेस पहुंचती है। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तूने? मेरी बहकाने की पुरानी आदत है? इसका मतलब कि मैं आज तक तुझे बहका रहा था? युग हामी भरते हुए अभिमन्यु पर आरोपों की बरसात करते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, हमेशा से यही तो करते हुए आ रहा है ना तू। मैं जो करना चाहता हूँ वो कभी करने ही नहीं देता है। हमेशा हमेशा अपनी मर्जी लगाते रहता है। मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ जो तेरी हर बात मानूं। युग एक के बाद एक ऐसी बात कर रहा था जिससे अभिमन्यु को गहरी ठेस पहुंचती जा रही थी। अभिमन्यु नम आंखों के साथ युग को देखते हुए कहता है, क्या कहा गुलाम? युग अभिमन्यु को गुस्से से भरी आंखें दिखाते हुए कहता है, हाँ गुलाम, सही सुना तूने। मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ जो तेरी हर बात मानूं। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पंचम गांव जाकर रहूंगा। चाहे तुम में से कोई मेरे साथ चले या ना चले, अपने पापा की रूह को मुक्ति दिलाने के लिए मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। मैं वहां अकेले ही चला जाऊंगा। रहने दो, तुम लोग मत चलो मेरे साथ। मैं जा रहा हूँ पंचम गांव अपने पापा की लाश ढूंढने। इतना कहकर युग वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि तभी अभिमन्यु फुर्ती के साथ युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं युग, तू नहीं जा सकता। अभिमन्यु युग को फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, तू नहीं जा सकता युग, तू नहीं जा सकता। मैं तुझे तेरी जान को खतरे में नहीं डालने दूंगा। अगर तू गया तो सोच लेना इसका अंजाम क्या होगा। अभिमन्यु अपने दिल पर पत्थर रखते हुए युग की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तू गया तो हमारी दोस्ती आज अभी इसी वक्त यहीं पर खत्म हो जाएगी युग। अभिमन्यु की इस बात पर युग अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाता है, जैसे अभिमन्यु की इतनी बड़ी बात का उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अभिमन्यु उससे दोस्ती रखे या ना रखे। युग भी नम आंखों के साथ अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहता है, तू किस दोस्ती की बात कर रहा है अभिमन्यु? कौन सी दोस्ती? हमारी दोस्ती तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, तभी से, जब से तूने मुझसे एक के बाद एक झूठ बोले हैं। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तेरे सीने पर यह घाव कैसे आया? अभिमन्यु खामोश रहता है। अचानक से वो घबरा जाता है, जैसे उसे डर लग रहा हो कि कोई उसके राज न खोल दे। ऐसे राज जिसे जानने के बाद युग की तरह ही उसके बाकी के दोस्त भी उसे गलत समझने लग जाएंगे और उससे नाता तोड़ लेंगे। युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, ये घाव तेरे सीने पर एकास्त्र यूज करने से आए हैं ना? तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? उस रात जब तू ग्रेवयार्ड कोठी जा रहा था उस काले साए को मारने, तो उन बॉट फ्लाई ने तेरा रास्ता रोक लिया था ना, और उन्हीं से लड़ते हुए तेरे सीने पर यह घाव आया था जब तू मंत्रों का प्रयोग कर रहा था। युग की बात सुनकर अभिमन्यु के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, युग को ये बात कैसे पता चली? उसने मुझे कब उस रात एकास्त्र का यूज करते हुए देख लिया था? जितना मुझे याद है उस रात तो मेरे आसपास सिवाय बॉटफ्लाई के कुछ था भी नहीं, और युग तो हवेली के अंदर सो रहा था। मैंने खुद जाने से पहले देखा था। फिर उसे इस बात का पता कैसे चला? अभिमन्यु इसके आगे कुछ सोच पाता उससे पहले युग बोल पड़ता है, तूने मुझसे इतने झूठ बोले हैं ना अभिमन्यु कि अगर गिनाने बैठा तो रात खत्म हो जाएगी। और मैंने कहा ना, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे अपने पापा का शरीर ढूंढने जाना है और मैं जा रहा हूँ अकेले। युग वहां पर मौजूद सभी लोगों की तरफ बारी बारी देखते हुए कहता है, मैं सालों से एक भ्रम में जी रहा था और आज मेरा वो भ्रम टूट गया है। आज मुझे पता चला है कि ना मेरा कोई सगा परिवार है और ना मेरे कोई दोस्त हैं। इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं होता है, बस कहने के साथ होते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। इतना कहकर युग उस कमरे से बाहर निकलता है और धड़ाम से दरवाजे को बंद कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अंदर का सारा गुस्सा उस दरवाजे को बंद करने पर लगाया हो। युग के जाने के बाद कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा जाती है। अभिमन्यु को एहसास होता है कि उसे कायर, कछुआ और डायना से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उन्हें बता देना चाहिए था कि उसने एकास्त्र का यूज किया था, पर वो जानता था कि अब वक्त निकल चुका था, उसे काफी देर हो गई है। कभी कभी हमें चीजें वक्त रहते कर लेनी चाहिए, वरना जब वक्त निकल जाता है तो काफी पछतावा होता है, जो इस वक्त अभिमन्यु को हो रहा था। कछुआ अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, अभिमन्यु तूने हमें बताया क्यों नहीं था कि तूने एकास्त्र का यूज किया था? अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है। उसकी खामोशी उसके अंदर की शर्मिंदगी को साफ बयां कर रही थी। अचानक से उसके सीने का दर्द वापस से बढ़ गया था, उसे घुटन सी होने लग गई थी।
कछुए के कहते ही कायर भी झट से बोल पड़ता है, मतलब तेरे सीने पर यह घाव एकास्त्र यूज करने से आया था, वही एकास्त्र जिसमें तूने महाडायन का हीरा लगाया था। पर तूने इतनी बड़ी बात हमें बताई क्यों नहीं? अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही डायना अभिमन्यु का पक्ष लेते हुए कहती है, तुम सबकी सलामती के कारण कायर, तुम्हें तो पता ही अभिमन्यु तुम सबकी कितनी चिंता करता है। उसे डर था कि कहीं उसने तुम्हें ये बात बता दी तो तुम और न डर जाओ, और देखो आज युग के कारण वही हुआ ना, तुम डर ही रहे हो ये बात जानकर। डायना के जवाब पर कायर और कछुआ एकदम शांत हो जाते हैं। दोनों के पास कहने को कुछ नहीं था। और इधर अभिमन्यु युग के बारे में सोच रहा था। उसे युग की फिक्र होने लग जाती है। वो ये सोच सोच कर परेशान होने लग जाता है कि युग अकेला पंचम गांव जाने के लिए निकल गया है। अभिमन्यु पूरी तरह श्योर था कि ये उस काले साए की कोई खतरनाक चाल है। अभिमन्यु को युग की और भी ज्यादा चिंता सताने लग जाती है। अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे जाना होगा मुझे। मैं युग को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, वो दोस्त है मेरा, मुझे जाना होगा। इतना कहकर अभिमन्यु ने युग को रोकने जाने के लिए अपने 3-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से पेट के बल गिर जाता है। ये देख डायना फुर्ती के साथ अभिमन्यु के पास जाते हुए चीखती है, अभी। कायर और कछुआ भी हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु के पास जाते हैं और अभिमन्यु को उठाने लग जाते हैं। अभिमन्यु दर्द से कराहते हुए बड़बड़ाता है, रोको युग को, रोको, उसे मत जाने दो अकेले। दर्द से कराहते वक्त भी अभिमन्यु युग के बारे में ही सोच रहा था। डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, आखिर ये अभी किस मिट्टी का बना है? इस युग ने इतना सब कुछ सुनाया इसे, और यह है कि अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है। अब तो चले गया है वो यहाँ से मरने के लिए। अच्छा ये मर जाना चाहिए उसे, कम से कम छुटकारा तो मिलेगा। अभिमन्यु फिर बड़बड़ाता है, मुझे जाना होगा, युग को रोकना होगा, मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकता। डायना अभिमन्यु को उठाते हुए उसे सहारा देते हुए कहती है, वो नहीं रुकने वाला अभी। तुमने उसे रोकने की कोशिश करी तो थी ना, तो क्या वो रुका? नहीं रुका ना, फिर जाने दो उसे, भला जाने वाले को आज तक कोई रोक पाया है? कछुआ भी डायना का साथ देते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, डायना ठीक कह रही है, युग नहीं रुकने वाला, जाने दे उसे। जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो ऐसे ही काम करता है। उसे अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया है, इसलिए वो सब बोल रहा है और कोई बात नहीं है। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, जाने दे उसे। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं कछुए, कायर, हम युग को अकेले नहीं जाने दे सकते, वो दोस्त है हमारा। डायना रूठे स्वर में कहती है, क्या कहा अभी तुमने दोस्त? अभी तुमने सुना नहीं क्या युग ने क्या कहा? हम उसके दोस्त नहीं हैं, वो हमें अपना दोस्त नहीं मानता है। अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, वो हमें अपना दोस्त नहीं मानता तो क्या हुआ डायना, हम तो उसे हमारा दोस्त मानते हैं ना, और हमें ये बात साबित करनी पड़ेगी उसका साथ देकर। उसे ये बात बतानी पड़ेगी कि सच्चे दोस्त मरते दम तक साथ देते हैं। उसे बताना पड़ेगा कि दोस्त परिवार की तरह नहीं होते हैं, बल्कि एक परिवार ही होते हैं। अभिमन्यु अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, हमें उसके साथ जाना होगा, हम युग को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। डायना अभिमन्यु से झगड़ते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो अभी? तुम भी तो उसके साथ जाने के लिए मना कर रहे थे, और अब खुद उसके साथ जाने के लिए बोल रहे हो, ये जानते हुए कि वहां पर जान का खतरा है। अभिमन्यु पलट कर खांसते हुए कहता है, जान का खतरा है डायना, तभी तो मैं युग को वहां पर अकेले नहीं जाने दे सकता। वो दोस्त है मेरा, मैं उसके साथ जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। इतना कहकर अभिमन्यु फिर एक कदम बढ़ाता है और लड़खड़ाने लग जाता है। अभिमन्यु गिरता उससे पहले डायना और कछुआ उसे पकड़ लेते हैं। गिरते ही अभिमन्यु जोर जोर से खांसने लग जाता है। डायना नम आंखों के साथ नाराजगी जताते हुए कहती है, अभी तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे और युग के साथ जाने की बात कर रहे हो। अभिमन्यु पलट कर कहता है, हाँ डायना, क्योंकि मुझे अपनी जान से ज्यादा परवाह उसकी है। वो दोस्त है मेरा और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं उसके साथ जाऊंगा। कछुआ अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, नहीं अभिमन्यु, तू नहीं जाएगा, तुझे आराम की जरूरत है इस वक्त, अपनी हालत देख जरा। कायर भी अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, तुझे आराम की जरूरत है, कछुआ ठीक बोल रहा है, तेरी हालत ठीक नहीं है। अभिमन्यु फिर बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं मैं युग के साथ जाऊंगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। दोस्ती का पहला उसूल होता है, दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं भी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं युग के साथ जाऊंगा। कछुआ समझ गया था कि अभिमन्यु बहुत जिद्दी है और सबसे ज्यादा जिद्दी वो युग के लिए है। अभिमन्यु को अपने आप से भी ज्यादा किसी की फिक्र थी तो वो युग की थी। कछुआ जानता था चाहे कुछ भी हो जाए अभिमन्यु कभी युग को अकेला नहीं छोड़ेगा। कछुआ अभिमन्यु से कहता है, तू यही चाहता है ना युग अकेला न जाए तो ठीक है, फिर मैं उसके साथ जाऊंगा, वो अकेला नहीं रहेगा,
अब तो ठीक है। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ घबराते हुए कहता है, पर कछुआ, मैं तेरी भी जान तो खतरे में नहीं डाल सकता ना। कछुआ नम आंखों के साथ कहता है, अभिमन्यु तुझे क्या लगता है युग सिर्फ तेरा दोस्त है? वो हमारा भी दोस्त है और उसके लिए हम भी अपनी जान को खतरे में डाल सकते हैं, समझा? हम सब दोस्त हैं। अभिमन्यु पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, हाँ अभिमन्यु, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तुझे युग की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों के बीच में इतना प्यार देखकर डायना की भी आंखें भर आई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई दोस्ती के लिए इतना कुछ कर सकता है। कछुआ और कायर दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, हम जाएंगे अभिमन्यु युग के साथ, बस तू अपना ख्याल रख, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। इतना कहकर अगले ही पल कायर, कछुआ, अभिमन्यु तीनों एक साथ गले मिल जाते हैं। उन तीनों के अलग हटते ही डायना नम आंखों के साथ कछुए और कायर को देखते हुए कहती है, तुम दोनों भी अभी की चिंता मत करना, उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। तुम दोनों बस अपना और युग का ख्याल रखना। सुना है पंचम गांव में जगह जगह पर मौत मंडराती है, सोच समझ कर कदम रखना। देखोगे, सोचोगे, ढूंढोगे तो पाओगे, हड़बड़ाओगे तो मारे जाओगे। डायना की बात सुनते हुए कायर मन ही मन सोचने लग जाता है, ये क्या बड़बड़ा रही है। कायर इसके आगे कुछ सोचता उससे पहले ही कछुआ कायर का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चल चल अब जल्दी, बहुत देर हो गई है। कायर और कछुआ कमरे से बाहर निकलते हैं और सीधे युग के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर युग नहीं था। वो युग को ढूंढने लग जाते हैं पर युग उन्हें नहीं मिलता है। वो समझ जाते हैं कि युग अकेले पंचम गांव जाने के लिए निकल गया है। वो भी तुरंत हवेली से निकलने लग जाते हैं। कछुआ और कायर अभी हवेली से बाहर निकले ही थे कि तभी कायर को कुछ याद आता है और वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए मन ही मन सोचने लग जाते हैं, शिट, वो लाना तो भूल ही गया, वो मुझे लाना होगा, उसके बिना मैं नहीं जा सकता हूँ। कायर कछुए से कहता है, कछुए तो यहीं पर है, मैं 2 मिनट में आए वो लेकर। वो लेना तो मैं भूल ही गया था, उसके बिना नहीं जा सकते। कछुआ मुंह बनाते हुए परेशान होते हुए कहता है, क्या लेना भूल गया अब तू? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।